हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 27 सितंबर 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हम लोग देखें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि 2026 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम लोग जनरल स्टडीज़ प्लस करंट अफेयर्स की अपनी एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आ चुके हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ रहेगी जिसमें टोटल 51 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। उनका अलग अलग तरीके से ब्रेकअप जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि जीएस के सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे 20, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट रहेंगे 7, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट रहेंगे 20 और 4 जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो टोटल 51 टेस्ट यहाँ पर आपके सामने रहेंगे और 599 रुपीज़ जो है वो इसकी इनिशियल प्राइस रखी गई है ओनली फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं और 2026 के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द इसमें आप लोग एनरोल कर लें। इसका लिंक आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। हमारे ऐप या वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको एनरोल कर सकते हैं और इसका शेड्यूल भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो आईना सीरीज़ का कोर्स चल रहा है इसको आप हमारे फुल कोर्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। सितंबर मंथ का कोर्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, ऐप पर। तो वहाँ पर आपको जो है ये जो वीडियो डिस्कशंस हम लोग यहाँ पर करते हैं आपको ये मिल जाएंगे पूरे तरीके से एड फ्री, और साथ ही साथ जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं वो आपको एक एचडी क्वालिटी में मिलते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो पीडीएफ्स हैं वो मिलेंगी। और पीडीएफ्स के लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो जो है वो इंग्लिश में जो आर्टिकल रहता है एज इट इज़ वो रहेगा, और साथ ही साथ समरी पॉइंट्स भी हम आपको वहाँ पर देंगे हर आर्टिकल के, सो दैट कि आप लोग बाद में जल्दी से जो है वो एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन कर सकें। तो इसके लिए हम लोग 2 कोर्स लेके आए हैं, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में है। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 199 रुपीज़ इसका प्राइस है फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स का लिंक आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल, वहाँ पर भी इसका लिंक है, तो वहाँ से भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की तरफ और देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं। तो पिछले 2-3 दिन के आर्टिकल्स हम लोग आज देखेंगे। कुल मिला के हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं जो कवर करने हैं। सबसे पहला आर्टिकल तो ये आज के ही न्यूज़पेपर में है। ठीक है, इंडिया और ईयू दैट इज़ यूरोपियन यूनियन के स्ट्रेटेजिक एजेंडा यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक बनता है जीएस पेपर 2 में, जो आपका पीएसआईआर जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, तो वैसे बेसिकली वो उसमें कहा जाता है ऑप्शनल में, बट अगर आप उसको इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो कहते हैं जीएस पेपर 2 है ना मेंस का, उसका ये एक टॉपिक बनता है। ठीक है, इंडिया और यूरोप के रिलेशन, यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे समय में जिस समय, जस्ट लेट मी यूज़ द पेन। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, ठीक है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में जब अमेरिका जो है वो पुराने जो ग्लोबल अलाइनमेंट्स थे उनको क्या करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू ब्रिंग देम टू एन एंड। ठीक है, अप एंड का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ जो पहले से इस्टेब्लिश है उसको ख़त्म करने की तरफ ले जाना, है ना। ऐसा अमेरिका कर ही रहा है ना, टैरिफ वॉर्स वगैरह जो चल रही हैं उन सब की वजह से। तो ऐसे समय में यूरोप जो है इस पोजिशनिंग इटसेल्फ एज एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे समय पर यूरोप जो है वो भारत का एक अच्छा मित्र ऐसा अपने को पोज कर रहा है। ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंड मतलब जो हर तरीके की परिस्थिति में आपका साथ देता है। ठीक है, अ प्रेडिक्टेबल ऑल्टरनेटिव टू द अनप्रिडिक्टेबिलिटी स्टेमिंग फ्रॉम द व्हाइट हाउस। ठीक है, व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका की तरफ से जिस तरीके की अनिश्चितता या अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखने को मिल रही है,
तो उसका ये एक प्रिडिक्टेबल ऑल्टरनेटिव के रूप में अपने को पोज कर रहा है। कौन? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की जो समिट है, विच विल बिल्ड ऑन द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वेंडर लायंस विजिट टू इंडिया अर्लियर दिस ईयर, इज सेट टू टेक प्लेस नेक्स्ट फरवरी। यानी कि अगले साल 2026 के फरवरी में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की एक समिट होनी है। और ये बेसिकली जो जो इस साल यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, दैट इज उर्सुला वेंडर लायन, वो भारत आई थी, तो उनकी यात्रा के बाद ही ये चीज़ पर काम चल रहा है। ठीक है, इन द 6 months लीडिंग अप टू इट, द टू साइड्स विल बी मीटिंग रफली वंस अ वीक टू डिस्कस द कोऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड। तो अभी जो 6 महीने हैं लगभग फरवरी तक, जब तक ये लीडर समिट होती है, तब तक दोनों देशों की तरफ से लगभग हर हफ्ते मुलाकात होगी। ठीक है, हफ्ते में एक बार जो है वो मुलाकात होगी, और अलग अलग सेक्टर्स को लेकर जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, उसका डिस्कशन वहाँ पर होगा। इस मंथ की शुरुआत में यूरोपियन यूनियन ने एक डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया था, विच आउटलाइंस द स्ट्रेटेजिक एजेंडा फॉर इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज अहेड ऑफ द समिट। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या इशू हो रहा है, मुझे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ नए तरीके का इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन के संबंधों को लेकर जो एक एजेंडा है उसकी बात की गई है। ठीक है, और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें बेसिकली 5 पिलर्स पे म्यूचुअल बेनिफिट की बात की गई है, कमिटमेंट टू अ म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, कि जिससे दोनों, जो यूरोपियन यूनियन है उसका भी और इंडिया का भी, दोनों का फ़ायदा होगा। तो वो 5 पिलर्स को लेकर ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये लिखी गई है कि यूरोपियन यूनियन इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि भारत जिन जिन देशों के साथ ट्रेड या व्यापार करता है, उनमें यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया इज़ द यूरोपियन यूनियंस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो व्यापार साझेदार है, वो कौन है? इंडिया। ठीक है, इंडिया का तो सबसे बड़ा है यूरोपियन यूनियन ओवरऑल, बट यूरोपियन यूनियन के अगर हम ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन दी ग्लोबल साउथ। ठीक है, 2024 का डेटा है कि दोनों देशों के बीच का जो गुड्स में बायलैटरल ट्रेड हुआ, गुड्स मतलब जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, वो लगभग 120 बिलियन यूरो डॉलर का है। ठीक है, और पिछले दशक के कंपैरिजन में ये लगभग 90% ज़्यादा है। और सर्विसेज के ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो 60 बिलियन डॉलर के आसपास का रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर का ये डेटा है। इसके बाद आगे बात करें तो ये बताया गया है कि भारत में लगभग 6000 के आसपास यूरोपियन कंपनीज जो है वो काम करती हैं। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों को ये डायरेक्टली एम्प्लॉय करती है, मतलब डायरेक्टली उनको नौकरी पे रखा हुआ है, और मिलियंस को ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो एफडीआई है भारत में, 2023 का डेटा है कि वो लगभग 140 बिलियन डॉलर का है, और लगभग पिछले 5 सालों में ये दुगना हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रेड से रिलेटेड हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस रिलेशनशिप में कुछ और रूम भी है। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए देयर इज सम मोर रूम। रूम का मतलब है देयर इज सम मोर स्कोप। ठीक है, अभी भी इंडिया अकाउंट्स फॉर लेस देन 2.5% ऑफ द यूरोपियन यूनियंस ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का जितना भी ट्रेड होता है ना, इंडियन जितना भी ट्रेड वो इंडिया के साथ करते हैं, वो उसका अभी भी क्या है? 2.5% से कम। मतलब जितना यूरोपियन यूनियन का टोटल ट्रेड है उसमें से 2.5% से कम ट्रेड इंडिया के साथ होता है अभी भी। इसलिए स्कोप है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है। और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन यूनियन में, वो सिर्फ 10 बिलियन डॉलर का है, 10 बिलियन यूरोस का। तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है ना। यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि टैरिफ को काफ़ी हद तक कम करेगा और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी कम करेगा, दिस वुड अनलॉक मेजर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज। अगर ऐसा होता है, एक इस तरीके का एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है,
तो उससे होगा क्या कि ट्रेड भी बढ़ेगा और जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं वो भी बढ़ेंगे। तो दोनों देशों का, या दोनों आप कह सकते हैं कि जो पार्टीज़ हैं उनका ये एम है कि इस तरीके के नेगोशिएशंस या इस तरीके का जो एफटीए है वो 2025 के अंत तक हो जाए। ठीक है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो इस तरफ भी काम कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट किया जाए। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बेसिकली यही होता है कि जो दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। एक बायलैटरल मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग इसकी बात की गई है। एग्रीमेंट ऑन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जो आपके जीआईज होते हैं, है ना, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं उसको लेकर एग्रीमेंट की बात की गई है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट की बात भी यहाँ पर हो रही है। ठीक है। आई होप समझ रहे हैं बात आप। ये थोड़ा सा जो बीच बीच में ये ब्लिंक कर रहा है, जो स्क्रीन वाइट हो जा रही है, इसको लेकर मैं अभी एज सच तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, बट इसको मैं आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू इन द नेक्स्ट सेशन। बट आज मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग जो है वो कोऑपरेट करें। ठीक है। तो ये पहला पिलर हो गया, दैट इज ट्रेड को लेकर। दूसरे पिलर की अगर हम बात करें तो वो है ग्लोबल कनेक्टिविटी। ठीक है। यूरोपियन यूनियन का जो ग्लोबल गेटवे है वो मोबिलाइज करता है लगभग 300 बिलियन यूरोज ग्लोबली टू सपोर्ट एनर्जी, डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और जबकि इंडिया जो है उसका भी एक इनिशिएटिव है, दैट इज महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। 2021 में दोनों पार्टनर्स ने एक यूरोपियन यूनियन इंडिया कनेक्टिविटी पार्टनरशिप जो है वो भी कंक्लूड की है। और इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाते हुए दोनों पार्टनर्स, यानी कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ये एक अच्छी स्थिति में है टू कोऑपरेट ऑन स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, अनलॉकिंग न्यू कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूरोपियन एंड इंडियन बिजनेसेस। ठीक है। तो दोनों देश एक अच्छी स्थिति में है कि वो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा मजबूत करें और यूरोपियन और इंडिया के बिजनेसेस के लिए कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटी जो है वो भी अनलॉक की जाए। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर बताया गया, एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है। वो क्या है? इस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन का एक बढ़िया एग्जांपल क्या है? जो IMEC है वो, दैट इज़ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो हिस्टोरिकल यूरेशियन ट्रेड रूट्स हैं, मतलब यूरोप और एशिया के बीच के जो ट्रेड रूट्स हैं उनको रिवाइव करना। ठीक है। जिसमें मैरीटाइम भी होगा, रेल, डिजिटल, एनर्जी एंड क्लीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है। इन द फ्रेमवर्क ऑफ IMEC द यूरोपियन यूनियन इज एडवांसिंग द यूरोपियन यूनियन अफ्रीका इंडिया डिजिटल कॉरिडोर। ठीक है। यहाँ पर इसकी भी बात की गई है, जिसमें 11,700 किलोमीटर का एक ब्लू रमन सबमरीन केबल सिस्टम है जो यूरोप और इंडिया को जॉइन कनेक्ट करेगा वाई द मेडिटेरेनियन, द मिडिल ईस्ट एंड द ईस्ट अफ्रीका। ठीक है। इससे बेसिकली अल्ट्रा हाई स्पीड, सिक्योर एंड रेजिलिएंट डेटा कनेक्टिविटी जो है वो मिलेगी। साथ ही साथ ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये कोलैबोरेट कर रही हैं टू डेवलप ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स। ठीक है। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स मतलब ऐसे शिपिंग कॉरिडोर्स जिसके थ्रू क्या होगा कि सस्टेनेबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन होगी और जो कार्बन इंटेंसिव रूट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी या निर्भरता कम होगी। इसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अगर हम पिलर को लेकर बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या लेके आता है, वहाँ का जो रिसर्च और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। ठीक है। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेगुलेशन बहुत रोबस्ट है और साथ ही साथ डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में उसकी महारत है, एक्सपर्टीज़ है। ठीक है। वहीं अगर इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया स्किल्ड वर्कफोर्स लेके आता है। वर्कफोर्स की तो हमारे पास वैसे भी कमी नहीं है ना। वास्ट डेटा सेट लेके आता है, एक डिजिटल इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है। ठीक है। ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ये इंडिया का एक आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है ना। वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में और इंडिया की एक्सपर्टीज़ है फ्रूगल इनोवेशन में। फ्रूगल इनोवेशन मतलब कि कोई भी इनोवेशन जो काफ़ी कम पैसों में की जाती है। ठीक है। मतलब किसी भी ऐसी इनोवेशन के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है। क्योंकि इंडिया हमेशा से ही, मतलब इन द पास्ट स्पेशली, उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली आप कह सकते हैं कि साउंड देश नहीं रहा है। ठीक है। आप धीमे धीमे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, बट इन द पास्ट वी वर नॉट दैट मच इकोनॉमिक साउंड कंट्री। तो इसकी वजह से हमारे देश में जितने भी इनोवेशंस हुई हैं वो फ्रूगल इनोवेशंस हुई हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जो स्पेस मिशंस हैं, ठीक है, ये इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि इंडिया ने जितने भी स्पेस मिशंस किए हैं, स्पेशली अगर हम बड़े बड़े स्पेस मिशंस की बात करें, चाहे वो चंद्रयान मिशन हो,
ठीक है, मून तक पहुंचने का मिशन हो, चाहे हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, वो मिशंस अगर आप एज कंपेयर करेंगे बाकी देशों से, चाहे यूएस से कंपेयर करें, चाइना से करें, रशिया से करें, उनके स्पेस मिशंस के कंपैरिजन में हमारे स्पेस मिशंस में जो लागत आती है, जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल है कि फ्रूगल इनोवेशन या फ्रूगल जो आप कह सकते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उसमें इंडिया की महारत है। ठीक है, तो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अगर कोऑपरेशन होगा तो इससे भी दोनों देशों को फायदा होगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है उसने प्रपोज किया है कि वो कई सारे यूरोपियन यूनियन इंडिया इनोवेशन हब जो है वो सेटअप करेगा। ठीक है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स ऑन की टेक्नोलॉजीज। ये बेसिकली होंगे क्या कि की टेक्नोलॉजीज जो मतलब मेन मुख्य टेक्नोलॉजीज है उनके लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स, इन सबको एक साथ लाया जाएगा ताकि शेयर्ड प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके और इनोवेशन को कैटलाइज या बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी प्रपोज किया गया है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया स्टार्टअप पार्टनरशिप की जाएगी इन कोलैबोरेशन विद द यूरोपियन इनोवेशन काउंसिल, स्टार्टअप इंडिया एंड मेंबर कंट्रीज। कोऑपरेशन जो है वो फोकस करेगा स्ट्रेटेजिक एआई डोमेन्स के ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, जो एआई का एक तरीके से आप कह सकते हैं मेजर कंपोनेंट है, मल्टीलिंगुअल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डेटा सेट्स, एआई ट्रेनिंग डेटा सेट्स एंड एआई सॉल्यूशंस फॉर पब्लिक गुड्स सच एज हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एक्शन। तो इन सब के लिए भी काम किया जाएगा, इसमें पार्टनरशिप की बात है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन दे आर वर्किंग टूवर्ड्स रोबस्ट मेजर टू प्रिवेंट द अनऑथराइज ट्रांसफर और मिसयूज ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जो संवेदनशील तकनीक है, उसके अनऑथराइज ट्रांसफर और मिसयूज को रोकने के लिए भी दोनों देश जो हैं वो कदम उठा रहे हैं, है ना। इंश्योरिंग देयर रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन इन सपोर्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका जो यूटिलाइजेशन है, जो यूज़ है, वो एक जिम्मेदार पूर्ण तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ द ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मतलब कहीं भी पूरे दुनिया में स्टेबिलिटी रहे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रहे, उस तरीके से जो है इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो, है ना। मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके ऐसा ना हो कि किसी जगह पर आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है उनको ख़त्म कर रहे हैं, है ना। विद द यूरेटम इंडिया एग्रीमेंट, ये यूरेटम बेसिकली जो यूरोप का एटॉमिक एनर्जी कमेटी है वो है, इन दोनों के बीच में भी एग्रीमेंट है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, बोथ पार्टनर्स विल आल्सो प्रमोट कोलैबोरेशन ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके भी पीसफुल यूज़ को कोलैबोरेट करने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। कवरिंग न्यूक्लियर रिएक्टर सेफ्टी, की न्यूक्लियर रिएक्टर की सेफ्टी इसमें जो है वो शामिल रहेगी। रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो इसमें शामिल रहेगा। न्यूक्लियर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। तो ये तीसरा पिलर हो गया। इसके बाद चौथे पिलर की अगर हम बात करें, दैट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो यूरोपियन यूनियन इंडिया के सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन ने रिसेंटली जो है वो मोमेंटम गेन किया है थ्रू द स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कि जून 2025 में लॉन्च हुआ है। रेगुलर थीमेटिक डायलॉग्स बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, दोनों देशों के बीच में डायलॉग्स वगैरह होते रहते हैं, और जिससे मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन, इन सब के ऊपर जो है इस तरीके के थीम्स को एड्रेस किया जाता है। इंडिया यूरोपियन यूनियन इंडिया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप का क्रिएशन जो है, मतलब इसको बनाने को लेकर भी विचार चल रहा है। द टू साइड्स आर ऑल्सो लॉन्चिंग नेगोशिएशंस ऑन अ सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट दैट विल फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट करने की यहाँ पर बात हो रही है। एंड स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी मैटर्स, और सिक्योरिटी के जो मामले हैं, जो सुरक्षा के मामले हैं, उनमें बेहतर कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, बेहतर सहयोग के लिए भी यहाँ पर बातचीत चल रही है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है इन द इंडो पैसिफिक, especially its support for regional partners in comprehensive security areas, align closely with India's role as a key pillar of regional stability। तो यूरोपियन यूनियन की जो इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट बढ़ रही है, ठीक है, खासकर जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनको वो सपोर्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिवली सिक्योरिटी एरियाज़ में। तो ये बेसिकली जो इंडिया का रोल है इस रीजनल स्टेबिलिटी में, उसके साथ ये अलाइन करता है। यूरोपियन यूनियन विल ऑल्सो सीक टू कंक्लूड arrangements between the European Union Naval Force and the Indian Navy
टू फैसिलिटेट ग्रेटर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ये भी चाहता है कि भारत की जो नेवी है और वहाँ की जो नेवल फोर्स है यूरोपियन यूनियन की, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो ताकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़े और साथ ही साथ जो पश्चिमी हिंद महासागर है, वेस्टर्न इंडियन ओशन है, उसमें कोऑपरेशन भी बढ़े। यूरोपियन यूनियन और इंडिया आर वर्किंग टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग टेरर। ठीक है, आतंकवाद से लड़ने के लिए टेरर फाइनेंसिंग, ऑनलाइन प्रोपोगेंडा और जो सिक्योरिटी रिस्क है दैट विच आर पोज बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उन सबको कॉम्बैट करने के लिए दोनों पार्टीज काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन इज कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स, जॉइंट प्रोजेक्ट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट पार्टनरशिप्स। तो ये सब चीज़ें करके जो है वो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। एंड दिस कोऑपरेशन कुड बी एक्सटेंडेड टू कवर ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भी ये कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है। इंक्रीज्ड कोऑपरेशन बिटवीन द यूरोपियन यूनियन and India's defense industries can help strengthen respective production and technological capabilities, bolster the security of supply chains and stimulate innovation। ठीक है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में अगर सहयोग बढ़ता है तो इससे क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ स्ट्रेंथन हो सकती हैं, सिक्योरिटी जो सप्लाई चेन्स है उनकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और इससे इनोवेशन भी स्टिमुलेट हो सकता है या इनोवेशन भी बढ़ सकता है। यूरोपियन यूनियन की जो एक्सपर्टीज़ है डिफेंस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में, इससे भारत को मदद मिल सकती है कि वो अपने जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे और सप्लाई चेन्स को डाइवर्स कर सकता है। इंडस्ट्री लेड यूरोपियन यूनियन इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री फोरम विच विल ब्रिंग टुगेदर बिजनेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर कोऑपरेशन कुड बी सेटअप। तो ऐसा एक डिफेंस इंडस्ट्री फोरम जो है वो बनाया जा सकता है जिसमें दोनों देशों के जो बिजनेसेस हैं वो साथ आए और ऐसे एरियाज़ को या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके जहां पर कोऑपरेशन किया जा सकता है। इसके बाद पांचवें पिलर की बात करें दैट इज पीपल टू पीपल टाइज। तो 2023 में लगभग 8 लाख से ज़्यादा 8,25,000 इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन में रहते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप रिसीविंग EU ब्लू कार्ड्स। ठीक है, ब्लू कार्ड्स मतलब जो आपको वहाँ का रेजिडेंशियल और वर्क परमिट मिलता है वो होता है। ठीक है, और इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र परमिट्स भी मिलते हैं। ट्रैवल जो है वो आसान हो चुका है। लगभग 1 मिलियन शेंजन वीज़ाज जो हैं वो इंडिया को इशू किए गए थे 2024 में। शेंजन एरिया वीज़ाज मतलब जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं उन सभी के लिए एक ही वीज़ा आपको मिल जाता है दैट इज़ शेंजन वीज़ा। तो आप एक देश मतलब शेंजन वीज़ा लेते हैं तो आपको फिर वो सारे के सारे देशों में उन देशों में आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसलिए ट्रैवल जो है वो आसान हो जाता है। और इस तरीके के जो वीज़ाज़ हैं वो इंडिया को इशू किए गए हैं 1 मिलियन 2024 में। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का ये एम है कि माइग्रेशन को मैनेज किया जाए सेंसिबली, टैकलिंग इलीगल फ्लोज वाइल सपोर्टिंग बैलेंस्ड टैलेंट मोबिलिटी दैट सर्व्स इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड यूज इकोनॉमिक नीड्स। ठीक है, मतलब माइग्रेशन को कैसे मैनेज किया जाए कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके फ्लो को टैकल करना है और साथ ही साथ जो टैलेंट मोबिलिटी है उसको बैलेंस करना है। इससे बेसिकली क्या होगा कि इंडिया का जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं वो भी सर्व होंगी और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो भी। दे आर ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स एक्सपेंडिंग एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स। तो इनके एक्सचेंज को लेकर भी काम हो रहा है। ठीक है, मतलब इनके एक्सचेंज को कैसे बढ़ाया जाए। इंडिया ऑलरेडी मेकअप अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया में वैसे भी मतलब इंडियंस ऑलरेडी मेकअप द सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में जितने भी विदेशी छात्र पढ़ते हैं उनमें से काफ़ी सारा जो नंबर है वो इंडियंस का होता है। और एफर्ट ये किया जा रहा है कि यूरोपियन एजुकेशन को मोर अट्रैक्टिव बनाया जाए फॉर द टॉप टैलेंट। और ये उस समय और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है चीज़ें जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी कि जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बैन लगाने की या उनको वीज़ाज रेस्ट्रिक्ट करने के बाद चल रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो उस समय ये चीज़ें और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात, आर्टिकल समझ में आया इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच का जो स्ट्रेटेजिक टाइज है उसको लेकर। ठीक है, चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर में यही आर्टिकल था, है ना। बाकी मैं आपके सामने एक दो आर्टिकल जो है वो शेयर भी करूंगा, उनको आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। एक तो ये वाला आर्टिकल है, ठीक है, MiG-21 जो है इसने अपनी आखिरी उड़ान जो है वो हो गई है इसकी। ठीक है, अब ये बेसिकली इसको इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लीट्स है उससे हटाया जा रहा है, तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें।
ठीक है, ये मैं आपको दूंगा एक आर्टिकल पढ़ने के लिए। एक आर्टिकल मैं आपको ये वाला भी दे दूंगा, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग रीड करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, है ना, क्योंकि तभी आप लोगों को समझने में फ़ायदा होगा। आप लोग जो वर्ड्स वगैरह हैं वो पिक कर सकते हैं, आपकी थोड़ा सा वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, दैट विल हेल्प यू इन मैनी वेज। ठीक है, अगर आप आर्टिकल को पढ़ के समझ सकते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा जो आपके सी सेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है वहाँ पर। ठीक है, आप एग्ज़ाम में मेंस में क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएंगे, क्या क्वेश्चन की डिमांड है वो समझ पाएंगे, और उस लिए उस तरीके से बेटर आंसर लिख पाएंगे। और साथ ही साथ जब आप आर्टिकल्स को पढ़ते हैं ना, तो आपको नए नए वर्ड्स और उनको किस तरीके से यूज़ करना है, कुछ एक्सप्रेशंस को, वो भी समझने में मिलता है। ठीक है, अगर आपको, जैसे आपने ये वाला आर्टिकल हमारे साथ अभी कवर किया, यूरोपियन यूनियन वाला, तो इसमें तो क्या है कि अगर सामने से मैं आपको समझा रहा हूँ या कोई भी और समझा रहा है, तो आपका फोकस समझने पर होगा, आपका फोकस पढ़ने पर, या आपका फोकस वो एक्सप्रेशंस को समझने पर या उन वर्ड्स को के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब आप खुद से किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो ये चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक आर्टिकल से यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने का भी प्रयास ज़रूर करें, एक दो आर्टिकल्स डेली बेसिस पर ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, चलिए, बाकी अगर कोई ओपिनियन पेज, मतलब जो ये वाला आपका एडिटोरियल पेज और ओपिनियन पेज आता है, अगर वहाँ पर भी कोई आर्टिकल ऐसा होगा जो आप लोगों के साथ शेयर करना होगा तो वो मैं ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद 24 तारीख का एक आर्टिकल है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, और इसका भी मैं एक आर्टिकल आपको, ये पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कुछ देशों ने किया है ना, यूएन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था वहाँ पर, तो ये आर्टिकल भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बट इसमें ऐसा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल हम लोग ये वाला आर्टिकल जो है वो देखते हैं, दी अदर वर्क वीज़ा फॉर यूएस, हाउ L1 कंपेयर्स विद H1B। अभी आपको पता है कि जो H1B वीज़ा अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है, वर्क वीज़ा है स्पेसिफिकली, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, इसके लिए कहा गया है कि $1 लाख, ठीक है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि $1 लाख जो है वो फीस होगी फॉर द फ्रेश H1B वीज़ा एप्लीकेशंस। ठीक है, $1 लाख, $1 लाख का मतलब इंडिया से, मतलब अगर इसका एक्सचेंज रेट आप लगभग $1 इज इक्वल टू 84, 85, 85 तो वैसे नहीं है, 88 के आसपास चल रहा है, अगर आप उतना मान के चलें तो मतलब 88 लाख रुपए, मतलब अगर आपको H1B वीज़ा चाहिए तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 88 लाख रुपए इंडियंस के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए ये चर्चा में है, तो इसलिए कई सारे लोग जो है वो मांग कर रहे हैं लेसर नोन L1 वीज़ा। ठीक है, मतलब उनका ये कहना है कि L1 जो वीज़ा है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं है, वो इसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ठीक है, अब L1 का इस्तेमाल जो है वो कई दशकों से जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो करती आ रही हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल फर्म्स इसका यूज़ कैसे कर रही हैं, टू शफल एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टाफ बिटवीन ओवरसीज एंड यूएस ऑफिस। मतलब कोई भी कंपनी जिसका अमेरिका में भी कोई ऑफिस है और किसी और देश में भी ऑफिस है, तो वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए, मतलब विद इन द सेम कंपनी के जो दो ऑफिस है, एक अमेरिका में और एक किसी दूसरे देश में, तो उनके बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है पूरा वीज़ा, इसको हम समझेंगे। तो L1 इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, मतलब विद इन अ कंपनी। ठीक है, मतलब एक ही कंपनी के अंतर्गत दो ऑफिसेज हैं, एक अमेरिका में और एक किसी दूसरे देश में, तो उनके बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए इस वीज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। टू क्वालिफाई, अब इस वीज़ा के लिए क्वालिफाई करने के लिए अ वर्कर मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड अब्रॉड बाय अ मल्टीनेशनल फर्म्स पेरेंट ब्रांच सब्सिडरी और एफिलिएट फॉर एटलीस्ट 1 कंटिन्यूस ईयर इन द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कोई व्यक्ति, यानी कि कोई भी वर्कर जो है वो किसी भी कंपनी की जो मल्टीनेशनल फर्म का कोई पेरेंट कंपनी है, कोई ब्रांच है, कोई सब्सिडरी है या कोई एफिलिएट है, तो पिछले 3 साल में कम से कम 1 साल के लिए लगातार उसको वहाँ पर एम्प्लॉय होना होगा। ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव रोल पर हो या मैनेजरियल रोल पर हो, वो L1A कहलाएगा, और या फिर वो स्पेशलाइज नॉलेज का रोल है तो वो L1B कहलाएगा। ठीक है, ओनली द कंपनीज कैन पेटिशन, इंडिविजुअल्स कैन नॉट अप्लाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि L1 वीज़ा के लिए सिर्फ कंपनीज जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं कि हमें इस एम्प्लॉय को किसी और देश से अपने
अमेरिका के ऑफिस में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए सिर्फ कंपनीज पेटिशन कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा है, मैंने आपको ये बता दिया। इफ़ यू आर वर्किंग, इसका एग्जांपल दिया गया है, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर कंपनी एक्स इन इंडिया फॉर अ ईयर, यू कैन बी ट्रांसफर टू द सेम कंपनी एक्स इन द यूएस। समझ गए बात, कि कोई कंपनी एक्स है, उसके दो ऑफिस हैं, एक अमेरिका में एक इंडिया में। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, कंडीशन वही है कि पिछले 3 सालों में से लगातार 1 साल के लिए आपने जो है वो मतलब पिछले 3 साल में कंटिन्यूस 1 साल पर अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसी कंपनी के इंडिया ऑफिस से आपको अमेरिका ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन यू कैन नॉट स्विच टू कंपनी वाई और जेड, लेकिन आप किसी वाई और जेड कंपनी में नहीं जा सकते। ठीक है, एक्स कंपनी से एक्स कंपनी में ही आप जा सकते हैं। रूल जो है वो बहुत ही नैरो है इसीलिए। अब हाउ मेनी L1 वीज़ाज आर इशूड एंड रिफ्यूज्ड ईच ईयर, हर साल कितने L1 वीज़ा जारी किए जाते हैं और कितने रिफ्यूज़ किए जाते हैं। तो यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट का डेटा है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि पेंडेमिक के दौरान इस तरीके के जो वीज़ाज इशू किए गए उसमें काफ़ी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद ये रिकवर भी हो गया। FY 2019 की अगर हम बात करें तो 76,000 के आसपास वीज़ा थे। 2021 में ये काफ़ी कम हो गए और उसके बाद फिर से ये बढ़ गए। रिफ्यूज़ल रेट्स की अगर हम बात करें तो वंस अराउंड 10%, मतलब 10% के आसपास रिजेक्शन या रिफ्यूज़ल होता था, लेकिन ये अब जो है वो 3 से 4% के आसपास हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन एक चीज़ लिखी गई है कि L1 वीज़ा जो हैं इनका रिजेक्शन रेट H1 वीज़ा से ज़्यादा है, क्योंकि इनका पोटेंशियल मिसयूज़ या दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि एक कैटेगरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो काफ़ी वेग है। सो कॉन्सुलेट्स इन इंडिया स्पेशली स्क्रूटनाइज देम वेरी क्लोजली। ठीक है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जो कैटेगरी मैंने आपको बताई ना L1B वाली, वो एक मतलब वेग कैटेगरी, आप किस पर्सन की नॉलेज को स्पेशलाइज्ड नॉलेज मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्क्रूटिनी जो है वो काफ़ी क्लोजली होती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द L1, L1 के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। द मेन अट्रैक्शन इज दैट देयर इज नो लॉटरी और कोटा। ठीक है, लॉटरी सिस्टम नहीं है, कोई कोटा सिस्टम नहीं है। मल्टीनेशनल्स जो हैं वो साल भर हर समय जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लार्ज फर्म्स कैन यूज ब्लैंकेट पेटिशंस टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। ब्लैंकेट पेटिशंस का मतलब ये होता है कि जिसमें जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि प्रोसेसिंग तेज हो जाए, तो लार्ज फर्म जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो L1 होल्डर्स हैं दे कैन परस्यू अ ग्रीन कार्ड विदाउट जियोपार्डाइजिंग द स्टेटस। तो L1 होल्डर्स जो है वो ग्रीन कार्ड भी परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, बट द रिजेक्शंस रेस्ट्रिक्शंस आर शार्प। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। द वीज़ा इज़ अवेलेबल ओनली इफ़ द वर्कर इज़ ऑलरेडी स्पेंट अ ईयर अब्रॉड इन द सेम कंपनी। ठीक है, मैंने आपको वही बताया कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और वीज़ा सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है अगर वर्कर ने किसी दूसरी कंपनी में अमेरिका के बाहर, मतलब उसी कंपनी के किसी दूसरे ऑफिस में 1 साल काम किया है तो। इट टाइज द एम्प्लॉयज़ टू दैट फॉर्म्स यूएस ब्रांच। तो वो एम्प्लॉय जो है उस कंपनी की यूएस ब्रांच के साथ टाई रहता है और उसकी जो टाइम लिमिट्स हैं वो भी काफ़ी हार्ड है। 5 years for L1B and 7 years for L1A. Unlike H1B holders, L1 workers cannot extend simply because they are waiting for a green card. ठीक है, तो मतलब 5 साल के लिए जो L1B वाला है एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल पोस्ट उनके लिए 5 साल का है, और L1A जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो L1B है उसके लिए 5 साल का है, और जो मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले हैं उनके लिए 7 साल का है। उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन एक्सटेंडेबल है ये। अब हाउ डज़ द L1 कंपेयर विद द H1B, इसका कंपैरिजन अगर हम H1B के साथ देखें तो H1B जो है वो किसके लिए है, मेंट फॉर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल्स विद अ बैचलर डिग्री और हायर एंड इज कैप्ड एट 85,000 न्यू वीज़ाज ईच ईयर। हर साल 85,000 नए वीज़ाज जो है वो H1B जारी किए जाते हैं। ठीक है, और जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री और हायर है उनके लिए हैं। एम्प्लॉयर्स मस्ट पे द प्रिवेलिंग वेज एंड प्रूव दैट दे आर नॉट अंडरमाइनिंग यूएस वर्कर्स। एम्प्लॉयर्स को जो है वो प्रिवेलिंग वेज उनको देनी होती है और ये प्रूफ करना होता है कि वो यूएस वर्कर्स को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट द L1 हैज़ नो कैप एंड नो प्रिवेलिंग वेज रिक्वायरमेंट बट ओनली अप्लाइज टू इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज। ठीक है, L1 में कोई इस तरीके की वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इंट्रा कंपनी के लिए ही वैलिड है। द मेजर एडवांटेज ऑफ द L1 इज दैट डिपेंडेंट्स कैन बिल्ड देयर ओन कैरियर्स, नॉट ओनली कैन द स्पाउस कम, दे गेट एन ऑटोमेटिक वर्क परमिट। ठीक है, एक एडवांटेज यहाँ पर L1 का ये है कि डिपेंडेंट्स जो है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसके साथ जो उसकी फैमिली है, जो डिपेंडेंट्स है, मतलब हस्बैंड के साथ वाइफ या वाइफ के साथ हस्बैंड, तो वो भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है,
अगर किसी व्यक्ति को L1 वीज़ा मिला है तो उसके साथ, जैसे मान लीजिए किसी मेल को मिला है, तो उसके साथ उसकी वाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली जा सकती है और उनको ऑटोमेटिक वर्क परमिट भी मिल जाता है। ठीक है, ये बेसिकली H1B के साथ कॉन्ट्रास्ट में है, क्योंकि H1B जो है, अगर किसी को H1B मिला है तो उनके स्पाउस जो है वो यूएस में डिपेंडेंट वीज़ा जिसको कहते हैं, दैट इज़ H4, वो लेना ज़रूरी होता है उनको। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल वही जिसकी शुरुआत में हमने बात की कि क्या L1 जो है वो रियली एक विकल्प या ऑल्टरनेटिव है H1B का, तो नॉट फॉर मोस्ट वर्कर्स। ठीक है, अब यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि L1 वीज़ाज़ की संख्या जो है वो अचानक से नहीं बढ़ेगी क्योंकि H1B में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि L1 की संख्या बढ़ जाएगी। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स के लिए इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट, उनके लिए ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, ये जो $1 लाख की फ़ीस लगाई गई है, इससे पहले भी कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी L1 का यूज़ कर रहे थे अगर उनके एम्प्लॉयज़ एलिजिबल थे तो। ठीक है, तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है। द L1 दस इज़ नॉट अ ब्लैंकेट सब्स्टिट्यूट फॉर H1B, तो H1B के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एक स्पेशलाइज टूल है खासकर मल्टीनेशनल ट्रांसफर्स के लिए, जिनका एडवांटेज विद बिग एडवांटेज फॉर दोज हु क्वालिफाई बट हार्ड लिमिट्स फॉर एवरीवन एल्स। ठीक है, बाकी सबके लिए तो लिमिट सही मैंने आपको बता दिया। दीज आर रियली स्किल्ड पीपल दैट कंपनीज आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी टू ब्रिंग इन टू द कंट्री। ये लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है इनको वहाँ पर लाने के लिए अपने ऑफिस में। वुड अ स्टूडेंट ऑन F1 बी एलिजिबल फॉर L1? ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए जो F1 वीज़ा होता है, क्या उनको L1 के लिए एलिजिबल है? नहीं, है ना, साफ बात है। जो स्टूडेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं F1 वीज़ा में, उनके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, एज दे हैवेंट वर्कड अब्रॉड फॉर अ ईयर विद द सेम कंपनी, क्योंकि उन्होंने किसी और देश में उसी कंपनी के किसी ऑफिस में 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए काम तो किया नहीं है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। दे आर नॉट एलिजिबल एट ऑल फॉर दिस। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। ये L1 वीज़ा के ऊपर क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू, है ना। चलिए, तो यहाँ से एक तो ये हो गया, और एक मैं आपसे चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग और सर्च करिएगा इंटरनेट पर और पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज दैट आर इशूड बाय दी US। ठीक है, अमेरिका के द्वारा जो अलग अलग तरीके के वीज़ाज इशू किए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया L1, है ना, हमने H1B तो हम समझते ही हैं, और फिर H4 हो गया जो डिपेंडेंट का वीज़ा होता है H1B के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं वो। ठीक है, फिर एक F1 वीज़ा है जो स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके के थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर स्पेसिफिक जैसे किसी वीज़ा के ऊपर पूछा गया तो उसके ऊपर तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये इस तरीके का टॉपिक है जिसके ऊपर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। एक और आर्टिकल है, साइंस एंड टेक बेस्ड आर्टिकल है। तो वाई रेल बेस्ड अग्नि पी मिसाइल टेस्ट लॉन्च है सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पर अभी एक अग्नि पी मिसाइल जो है इसका लॉन्च हुआ है और इसको रेल बेस्ड कैरियर से लॉन्च किया गया है। तो ऐसा क्या सिग्निफिकेंट है अगर इसके बारे में हम देखें, तो थर्सडे यानी कि परसों के दिन जो DRDO है उसने अग्नि प्राइम दैट इज अग्नि पी मिसाइल का लॉन्च किया है फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। ठीक है, रेल बेस्ड मतलब रेल के ऊपर मोबाइल लॉन्चर, वहां से लॉन्च किया गया है। इसको लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने DRDO और जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है उसको बधाई दी है इस टेस्ट के लिए, और ये कहा है कि इससे भारत जो है वो ऐसे चुने हुए देशों की श्रेणी में आ जाता है जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम्स है जो कि रेलवे नेटवर्क से भी ऑपरेट कर सकता है। अभी तक सिर्फ रशिया, अमेरिका, चाइना और पॉसिबली, मतलब ऐसी उम्मीद है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। अब मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स आर क्रूशियल टू अ कंट्रीज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, दैट इज अ कंट्रीज एबिलिटी टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर अटैक एंड देन लॉन्च ऑन इट्स ओन काउंटर अटैक। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में किसी देश की ये एबिलिटी हो कि वो उस न्यूक्लियर अटैक से बच सके और फिर काउंटर अटैक कर सके, तो उसके लिए मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स, मतलब ऐसे लॉन्च प्लेटफॉर्म्स जो मूवेबल हैं, जो चल रहे हैं, जो मोबाइल हैं, वो क्रूशियल है। डेवलपमेंट इन सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल सेंसिंग एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी हैव मेड स्टेशनरी लॉन्चेस वल्नरेबल टू एनिमी अटैक्स। जो स्टेशनरी लॉन्चेस होते हैं, मतलब जो एक जगह से कोई मिसाइल लॉन्च की हो रही है तो वो ऐसे समय पर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है आज की डेट में, है ना। मोबाइल सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो इंप्रूव कर रही है, तो उसकी वजह से स्टेशनरी लॉन्चर्स काफ़ी वल्नरेबल हो चुके हैं, तो इसलिए इस तरीके के मोबाइल लॉन्चर्स की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, दिस हैज पुट अ प्रीमियम ऑन मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स विच आर सीन बाय मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एज मच मोर सर्वाइवेबल इन केस ऑफ एन ऑल आउट वॉर। यानी कि अगर हर तरीके का वॉर होता है, ठीक है, जैसे कि मतलब हर तरीके का वॉर मतलब
लैंड में भी वॉर हो रही है, एयर में भी वॉर हो रही है, वाटर में भी वॉर हो रही है ना। तो उस तरीके की सिचुएशन में इस तरीके के मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवेबल है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि सबमरीन के ऊपर लॉन्च किया जाता है, एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है ना। ग्राउंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर हैं जो रोड या रेल से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मोबाइल लॉन्चर्स हो गए। अब रेल बेस्ड लॉन्चर्स क्यों? ठीक है, अब देखो रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जो हैं या जो रेल बेस्ड लॉन्चर्स हैं, इनके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं। क्या? अगर हम रोड बेस्ड लॉन्चर से इनको कंपेयर करें तो रोड बेस्ड सिस्टम जो है उनको कुछ ही सर्टेन रूट्स पे ऑपरेट किया जा सकता है, जहां पर रोड का डायमेंशन और क्वालिटी ऐसी हो कि हैवी मिसाइल्स और लॉन्चर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ना। तो रोड बेस्ड सिस्टम जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन जो रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं हालांकि वो भी लिमिटेड है, क्योंकि जहाँ पर रेलवे लाइन होगी वहीं पर वो जा सकते हैं। ठीक है, नेशन का जो रेल नेटवर्क है उसके हिसाब से इंडिया में रफली लगभग 70,000 किलोमीटर का ग्रिड ऐसा है जो कि मिसाइल ले जा सकता है टू दी ऑल दी कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जिसमें कोई एडिशनल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सड़क वगैरह में तो क्या होता है कि गड्ढे हो जाते हैं, है ना, या फिर कहीं पर सड़क जो है वो चौड़ी कम होती है, तो उन चीज़ों की वजह से एक्स्ट्रा आपको एडिशनल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट लगभग 70,000 किलोमीटर का हमारे देश में ऐसा नेटवर्क है रेलवे का कि जहाँ पर हम कहीं भी मिसाइल जो है वो कैरी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो फ़ायदा ये है, मतलब कंपेयर टू द रोड्स इसकी लिमिटेशंस थोड़ा सा कम है। इसके बाद बात की जा रही है कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ टनल्स। ठीक है, रेलवे, इंडिया के रेलवे नेटवर्क में कई सारी सुरंगें हैं, टनल्स हैं। तो इनका इस्तेमाल जो है वो रेल बेस्ड लॉन्चर्स को हाइड करने के लिए किया जा सकता है फ्रॉम द एनिमी सैटेलाइट सर्विलांस। कि एनिमी अगर सैटेलाइट से कोई नज़र रख रहा हो, सर्विलांस कर रहा हो, तो उससे बचने के लिए हमारे जो रेलवे नेटवर्क में जो सुरंगें हैं, जो टनल्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, in fact the capability to launch from the tracks means that the launcher can be kept in hiding till the very last moment before a missile is deployed। तो इसका ये फ़ायदा है ना, कि हम रेलवे ट्रैक से लॉन्च कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम लास्ट मोमेंट तक अपना जो लॉन्चर है उसको छुपा के रख सकते हैं सुरंग के अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ी उसको सुरंग से बाहर निकाला और हमने मिसाइल लॉन्च कर दी, तो उससे वही फ़ायदा है कि सर्विलांस से हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद इसका कंपेरिजन अगर हम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स उनसे करें तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली क्या है, चीपर है। ठीक है, बनाने में, मेंटेन करने में काफ़ी चीप है, सस्ते हैं। एज सच इट इज़ फार मोर एफिशिएंट टू स्केल अप सच प्लेटफॉर्म्स देन टू मेंटेन अ फ्लीट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। ठीक है, तो इनको स्केल अप करना, मतलब अगर हमें ज़्यादा मात्रा की में ज़रूरत पड़ती है इस तरीके के रेल बेस्ड लॉन्चर्स की, तो उनको बनाना जो है वो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। इसके बाद अगर हम अग्नि पी की बात करें तो ये बेसिकली अग्नि 1 का जो है वो सक्सेसर है। ठीक है, इंडिया की जो ये वाली सीरीज़ है दैट इज़ अग्नि सीरीज ऑफ मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनिशियली डेवलप किया गया था लेट 1980s में। अग्नि 1 जो मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको MRBM भी कहते हैं, इसकी रेंज लगभग 700 से 1000 किलोमीटर की होती है। इसको 1989 में टेस्ट किया गया था। जबकि जो अग्नि 1 प्लेटफॉर्म है वो अभी भी स्पेसिफिक केस यूज़ केस के लिए उसको सर्व किया जा रहा है। तो डिफेंस प्लानर्स हैव लॉन्ग फेल्ट द नीड टू अपग्रेड सम ऑफ इट सिस्टम्स। ठीक है, तो ज़रूरत महसूस की गई कि उसके कुछ सिस्टम्स को जो है वो अपग्रेड किया जाए। तो इसलिए जो है ये अग्नि प्राइम जो है वो लॉन्च हुआ, जिसने अग्नि 1 की जो रेंज है उसको इम्प्रूव किया। जो बोरोड प्रोपल्शन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, अग्नि 5 और अग्नि 4 से जो प्रोपल्शन और नेविगेशन टेक्नोलॉजीज़ है उसको बोरो किया। मतलब ये सबका एक तरीके से क्या है, मिश्रण है। ठीक है, इसका मास यानी कि वजन जो है वो 11,000 किलो का है। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड मिसाइल है जिसकी ऑपरेशनल रेंज मैंने आपको ऊपर क्या बताया, 700 से 1000 किलोमीटर की रेंज है अग्नि 1 की। ठीक है, वहीं इसकी रेंज जो है वो बढ़ के 1000 से 2000 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, हाई एक्सप्लोजिव्स को ये कैरी कर सकता है, थर्मोबेरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो आप समझते हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन होता है। थर्मोबेरिक का मतलब होता है जो ऐसे कुछ वेपन्स या आप कह सकते हैं बॉम्ब्स होते हैं जो जिस भी एरिया में अगर उनको एक्सप्लोड किया जाए तो वो इस एरिया की पूरी जो ऑक्सीजन है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी एरिया की अगर मान लीजिए ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई तो वहाँ पर फिर किसी भी तरीके के ह्यूमंस का या किसी भी तरीके के बींग्स का सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए थर्मोबेरिक जो वॉर वेपन्स है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो ये इनको भी कैरी कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये आर्टिकल भी आप लोग समझ गए। साइंस एंड टेक में आप इसको रखिएगा, है ना।
चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। मैं आपके साथ एक दो आर्टिकल जो मैंने आपको बताया, एक वो पैलेस्टीनियन स्टेट का जो रिकॉग्निशन है वो जो कुछ देशों ने किया है, और एक वो MiG-21 वाला आर्टिकल, वो भी साथ में शेयर करूंगा। तो इन सारे आर्टिकल्स को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। इसका लिंक आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ओनली 599 रुपीज़ में मिल रही है फॉर द फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। उसके बाद इसके प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, 2026 का पेपर दे रहे हैं, तो जल्द से जल्द जो है वो इसमें एनरोल कर लें बिना किसी समय गवाए। और साथ ही साथ अगर आप आईना सीरीज़ के हमारे फुल कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अलग अलग PDF मिलेगी। दोनों कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं ओनली फॉर 199 रुपीज़। इसमें भी आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर कर लें, सो दैट कि और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह ऑन टाइम मिल सकें। और हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। बाकी जो भी कोर्सेज़ के या जो भी इस तरीके के टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिंक्स होते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।